मिडिल ईस्ट में जारी क्राइसिस का ऑयल मार्केट्स पे क्या असर पड़ सकता है और आपको आने वाले दिनों में कितना महंगा पेट्रोल मिल सकता है, इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे पास्ट के पैटर्न से और आजकल जो हो रहा है। 1973 की अरब इजराइल जंग में इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर दोनों साइड से हमला कर दिया, एक ने नॉर्थ से और एक ने साउथ से बैक वक्त, जिसको इजरायली फोर्सेस ने भरपूर तरीके से काउंटर किया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जितनी मेजर अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थीं, इन्होंने ये फैसला किया, जिनमें कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, शाह फैसल की सरबराही में इन्होंने ये फैसला किया कि एक ऑयल एम्बार्गो लगाया जाएगा वेस्टर्न ममालिक की तरफ, ऑयल की पाबंदी, कि हम ये वेस्टर्न पावर्स जो इजराइल का साथ दे रही हैं उनको तेल नहीं बेचेंगे या अपनी तेल की जो सप्लाईज हैं उसको बहुत हद तक लिमिट कर देंगे। जिन मुल्कों पर ऑयल की पाबंदी लगाई गई इन अरब रियासतों की तरफ से, उनमें यूएस, यूके, कनाडा, जापान, नेदरलैंड्स, पुर्तगाल और साउथ अफ्रीका शामिल थे। ये वो ममालिक थे जो काफ़ी हद तक अमेरिकन कैंप में थे, आज भी तकरीबन वही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आया। जैसे साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल उस तरह उस कैंप में नहीं रहे, लेकिन बाकी हम देखें यूएस, यूके, कनाडा, जापान, नेदरलैंड्स वो ही हैं। अब इस पाबंदी की वजह से, इस ऑयल एम्बार्गो की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक भौचाल बर्पा हो गया, तबाही बर्बादी शुरू हो गई ऑयल मार्केट में, पैनिक क्रिएट हो गया और जो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो 400% तक बढ़ गई, 400% तक। 1973 में जो क्रूड ऑयल की प्राइस थी वो $3 फी बैरल थी, जो 1974 में एक साल में $12 फी बैरल हो गई थी, यानी कि 4 गुना इजाफा। इसने अमेरिकन कंज्यूमर्स की कमर तोड़कर रख दी और उस वक्त ये कहा जाता है कि अमेरिका के इतने बुरे हालात थे कि पेट्रोल पंप्स पर लाइनें लगी होती थीं और अमेरिका ने स्टेट लेवल पर कई ऐसी पाबंदियां लगा दी थी जिसकी वजह से ऑयल कंजम्पशन कम हो। जैसे कई जगहों पर स्पीड लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा आप गाड़ी तेज़ नहीं चला सकते क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम होगा, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इस तरह की पाबंदियां लग गई। पेट्रोल पंप्स पर कतारें हैं, गैस स्टेशंस पर गैस नहीं है और इसकी वजह से क्या हुआ कि कई लोगों ने गाड़ियां लेना छोड़ दी। अमेरिका में जो इकॉनमी है वो बुरी तरह से इम्पैक्ट हुई इस ऑयल एम्बार्गो की वजह से। पूरी जो इनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो मुतासिर हुई अमेरिका की। और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट निक्सन थे, उन्होंने एक मौके पर धमकी भी दी थी इन अरब रियासतों को कि हम आपके मुल्क में इन्वेजन कर लेंगे और आपकी जितनी ऑयल फील्ड्स हैं इनको हम तबाह कर देंगे, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया और कुवैत शामिल हैं। इनको डायरेक्ट धमकियां दी गई। 1974 में एक सख्त निगोसिएशंस के बाद इस ऑयल एम्बार्गो का खात्मा तो हो गया, लेकिन इस इवेंट के बाद पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स थी और पॉलिटिकल इकोनॉमी वो हमेशा के लिए चेंज हो गई। और इसको मद्देनज़र रखते हुए यूएस फॉरेन पॉलिसी ने, यूएस इस्टेब्लिशमेंट ने मज़ीद ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि ऑयल डिपेंडेंस दूसरों पर कम की जाएगी, अरब रियासतों से हम अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे। तो इस पर सबसे पहला जो अमेरिका ने काम शुरू किया वो ये कि अपने जो डोमेस्टिक कंजम्पशन थी, जो डोमेस्टिक सप्लाई थी अमेरिका में, अमेरिका ने उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश की। अमेरिका में जो ऑयल फील्ड्स थी उनको एक्सप्लोर किया गया, माइनिंग के नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, नई नई रिफाइनरीज लगी और अमेरिका ने उस वक्त अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको सीरियस लेना शुरू किया। पहले तो अमेरिकन ने सोचा था कि हमारी अरबों से दोस्ती है, उस वक्त तो ईरान से भी इनकी दोस्ती थी, तो इनके ज़हन में ये था कि हमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 73 के बाद अमेरिकन ने इस पर सीरियसली काम करना शुरू किया कि अपने मुल्क में ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाया। अमेरिका ने कहा अब हमने दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना, अगर इस तरह की कोई भी क्राइसिस आ जाता है तो हम तो गए, हमारी इकॉनमी तो क्रिपल। तो अब हम क्या देखते हैं, अब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जितनी भी जंगें शुरू हुई हैं, जितने भी मसले मसाइल शुरू हुए हैं पिछले ये 30 सालों में, इसमें हम देखते हैं कि यूएस के पास एक बैकअप प्लान होता है ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से। आप देखें 2001 में जो ट्विन टावर्स पर हमले हुए थे, उसके बाद एक क्राइसिस आया, फिर गाहे बगाहे जो क्राइसिस आते रहे। रशिया यूक्रेन जंग में भी हमने देखा कि किस तरह अमेरिका ने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया और आज भी मतलब अमेरिका ने एक बैकअप प्लान दुनिया को दिखाया कि हमारे पास भी वाफर तेल मौजूद है।
कि अगर कोई सप्लाई ना बढ़ाए तो हम बढ़ा देंगे अपने लोगों के लिए। सबसे पहले वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, और साथ उनके जो बैकअप ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे अरब्स के साथ उनका आज भी जो पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट चल रहा है कि अरब जितना भी तेल बेचते हैं वो डॉलर, उसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो डॉलर में होती है, तो इसका फायदा अमेरिकन इकॉनमी को होता है। तो एक तरफ से उन्होंने वो भी सिक्योर किया हुआ है, तो वो फिर सऊदी अरेबिया को कहते हैं कि अपनी ऑयल सप्लाईज बढ़ाओ, जिसको आजकल तो MBS ठेंगा दिखा रहे हैं। इसको हम पिछले 1 साल से कवर कर रहे हैं कि बाइडन खुद चल के भी गए हैं, हर तरह की उन्होंने मिन्नतें कर ली हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ऑयल सप्लाईज में इजाफा नहीं कर रहे, जबकि वो ओपेक प्लस कंट्रीज में रूस के साथ मिलकर सप्लाईज पर कट्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको फायदा हो रहा है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को, और अमेरिका में पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी बढ़ जाती हैं। बाइडेन साहब कहते हैं उधर इलेक्शन आ रहे हैं, हमें पेट्रोल सस्ता करना है और ये तेल नहीं बढ़ा रहे, सप्लाईज नहीं बढ़ा रहे। तो इसलिए सऊदीया का रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जो पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी जो पूरी है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अरब्स का। ओपेक का सरबराह होते हुए वो ऑयल मार्केट्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। अब ये जो एक फ्रेश क्राइसिस जन्म लिया जिसने मिडल ईस्ट में, ये इजराइल और हमास की लड़ाई के बाद, इसमें अब बहुत से एक्सपर्ट्स नज़रें जमाए बैठे हैं कि अब ऑयल मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, तो इसको आज समझना बहुत ज़रूरी है। जो आज हमारा अभी जो मेन जो सब्जेक्ट होगा कि इस जंग के बाद कैसे ऑयल मार्केट रिएक्ट कर सकती है, क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और फिर कभी कम होता है, फिर बढ़ ज़्यादा रहा है, कम हो रहा है। ऑयल प्राइसेस का ऑब्वियसली दारोमदार किस पर होता है? डिमांड एंड सप्लाई पर। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। अब गज़ा स्ट्रिप की बात करें जो इस वक्त अंडर अटैक है, कोई बंदा सोच सकता है कि वो तो गज़ा है, मतलब वहाँ पे तो कोई मेजर ऑयल प्रोडक्शन नहीं होती, ना ही उसके आसपास कोई ऐसी कोई समंदरी राहदारी है बहुत बड़ी जहाँ से ये ट्रेड होकर गुजरती है। थोड़ी बहुत तो गुजरती है लेकिन ज़्यादा तो नहीं गुजरती। तो गज़ा स्ट्रिप के अफेक्ट होने से ग्लोबल ऑयल मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? अब सबसे बड़ा यहाँ पर जो एलिमेंट आता है वो आता है ईरान का। ईरान का हम देख रहे हैं कि वो पहले ही दिन से इजराइल को धमकियां लगा रहा है। इजराइल और ईरान के दरमियान लफ्ज़ों की जंग हो रही है, एक हाइब्रिड वॉरफेयर हो रही है, प्रॉक्सी वॉरफेयर हो रही है दोनों के दरमियान। तो ईरान सख्त धमकियां लगा रहा है, वो इजराइल को कह रहा है कि जंग को एस्केलेट ना करो, नहीं तो ये पूरे रीजन में फैल जाएगी जंग। ईरान यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है ग्लोबल ऑयल मार्केट्स की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि वहाँ दुनिया के सबसे बड़ी ऑयल फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। और अगर आज ईरान पर सैंक्शंस ना हो ना, ईरान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो ऑयल का, लेकिन उस पर मगरबी ममालिक ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, फिर भी उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वो है चाइना। क्योंकि वो लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं, वो डॉलर को बिल्कुल ही डिच कराते हैं, क्योंकि बाकी तो यूएस ने सब पे पाबंदी लगाई हुई है ना कि आप डॉलर्स में ट्रेड करें तेल की। ईरान और चाइना कहते हैं भाड़ में जाओ, हम लोकल करेंसी में करेंगे। फिर ईरान और रूस की भी एक ट्रेड है, फिर ईरान इधर उधर के ममालिक से भी रास्ते ढूंढता है ट्रेड करने के। तो यहाँ पर ईरान हराता है सैंक्शंस को कम्प्लीटली, मतलब कम्प्लीटली नहीं तो पार्शली यहाँ पर वो सैंक्शंस को शिकस्त देता है, तो कंप्लीट सैंक्शन से वो बच जाता है। तो अब आप एक सिनेरियो सोचें कि चाइना जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता है, ईरान से वो तेल लेता है। अगर कल को इजराइल ईरान पर स्ट्राइक्स कर देता है, जिस तरह आजकल इजराइल सीरिया की पोर्ट्स पर कर रहा है एक अग्रेसिव एक्शन के तौर पर, अगर वो ईरान के साथ कर देता है, जैसे पास्ट में उन्होंने ईरान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया, उनके साइंटिस्ट को मारा है, तो अगर उनकी कोई ऑयल फील्ड्स या किसी ऐसी जगह पर वो हमला कर देता है ईरान की, तो आप खुद सोचें फिर ईरान का क्या रिएक्शन होगा। सबसे पहला तो ये यहाँ पे असर पड़ेगा ग्लोबल मार्केट को कि चाइना को सप्लाई कम हो जाएगी, चाइना को सप्लाई कम होगी, चाइना की इकॉनमी स्लो डाउन होगी, पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। फिर अगर ईरान इसकी कोई रिटेलिएशन करता है, इसका कोई काउंटर अटैक करता है, तो वो एक डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट जनरेट करेगा ग्लोबल ऑयल मार्केट में। ईरान कहता है ठीक है, तुमने हम पे हमला शुरू कर दिया है, हम इस जंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। ईरान क्या कर सकता है? पॉसिबली वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है, जहां से दुनिया की जो 1/3 ऑयल की जो ट्रेड है, यानी 30% से ज़्यादा जो ग्लोबल ट्रेड, वो वहां से गुजरती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। ईरान ने पहले भी धमकी लगाई हुई है हम इसको बंद कर देंगे, और वहां पर ईरान फुल बदमाशी के साथ वो यूएस को भी आंखें दिखाता है। यूएस बेशक अपने मिलिट्री ट्रूप्स वहां पर लेके आता है, वहां पर अपने बहरी बेड़े भी लेके आता है, ईरान के साथ आई बॉलिंग होती है, लेकिन ईरान कहता है कि ये मेरा एरिया है। ईरान उस पूरे अगर उस चोक पॉइंट को चोक कर दे तो सोचे
आप सोचें कि ग्लोबल ऑयल मार्केट के साथ क्या होगा, और जब चाइना को भी सप्लाई कम हो जाएगी, पूरी मार्केट शेक कर जाएगी, हिल जाएगी, और यहाँ से आप एक पॉसिबल एक सिनेरियो देख सकते हैं, एक रिपल इफेक्ट देख सकते हैं कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं अगर एस्केलेशन होती है, अगर इजराइल ईरान को हिट करने का फैसला करता है, अगर ईरान उसके जवाब में एक अग्रेसिव रिटेलिएशन करता है। अब अगर वो सीरिया तक पहुंच गए हैं, इजरायली सीरिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप इसमें कोई भी जो कोई पॉसिबिलिटी है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और आप देखें कि एक तरफ रशिया यूक्रेन जंग ऑलरेडी जा रही है, और यहाँ पर अगर पूरे रीजन में ये चीज़ें एस्केलेट हो जाती हैं तो बात कहाँ तक जाएगी और कहाँ पर ये ऑयल प्राइसेस रुकेंगी। और वही जैसे 1973 में, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री का एक चक्कर लगवाया है कि वहाँ पर जो सूरत हाल हुई थी, कभी कहीं वो आज दोबारा क्रिएट ना हो जाए। यहाँ पर अमेरिका ने एक काम ज़रूर किया कि अपनी डोमेस्टिक जो उनकी कंजम्पशन है उसको काफ़ी हद तक सिक्योर कर लिया, अपने मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ा के। अमेरिका की इस वक्त जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत बुलंदियों को टच कर रहे हैं। 13.2 मिलियन बैरल्स पर डे अमेरिका इस वक्त कर रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें, इस वक्त ये जो सारे अरब ममालिक हैं जो उस वक्त शाह फैसल की सरबराही में इन्होंंने ऑयल एम्बार्गो लगाया था इसराइल के ख़िलाफ़ और इसराइल के दोस्तों के ख़िलाफ़, आज वो सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है। आज तो अरब रियासतें दोस्त हैं इनकी, आज तो ये जो बैकडोर निगोसिएशंस चल रही हैं, ऊपर से तो कंडेमनेशंस आ जाती हैं। लेकिन उस वक्त जो यूएई और सऊदी अरेबिया और कुवैत जो इतने बड़े बड़े दुश्मन थे, आज वो उनके साथ दोस्ती किए बैठे हैं। उनके बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं इजरायली से। और अमेरिका पर पाबंदी और अमेरिका को ऑयल ना देने के बारे में तो ये सोच भी नहीं सकते। तो इस हवाले से भी अमेरिका काफ़ी हद तक सिक्योर है। अभी पिछले दिनों ईरान ने ये एक प्रपोजल पेश किया है ओआईसी में, आई थिंक, या किसी मीटिंग में। उन्होंने कहा है कि उसी तरह का एक ऑयल एम्बार्गो हमें इजराइल के खिलाफ लगाना चाहिए कि इजराइल को तेल ना मिले। लेकिन इजराइल पे अगर ये ऑयल एम्बार्गो लगाते भी हैं ये अरब कंट्रीज, तो वो तो अमेरिका से भी ले लेगा। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल अरब रियासतों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कहने का मकसद यही है कि आज और 1973 की निस्बत अरब ममालिक के ताल्लुकात वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत बेहतर हैं। तो वो उस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन पर शायद नहीं जाएंगे कि इजराइल को इस तरह इजराइल पर वो सैंक्शंस लगानी शुरू कर दें। हाँ, ये हम ज़रूर देखते हैं कि ओपेक प्लस कंट्रीज़ में अमेरिका इनकी मिन्नतें करता रहता है, सऊदीज़ की और बाकी अरब ममालिक की सप्लाईज बढ़ाओ। वो सप्लाई नहीं बढ़ा रहे, बल्कि सप्लाई में कट्स लगा रहे हैं। मतलब या तो होता है ना कि चलो यार हमने नहीं बढ़ानी, वो कहते हैं हमने बढ़ानी भी नहीं है बल्कि हमने कट्स लगाने हैं। ये आप इन 2 वीडियोज़ में देख सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो सऊदीज़ हैं वो एक हद तक ही कट लगा सकते हैं। उन्हें भी पता है मतलब इस कट लगाने से क्या फ़ायदा होता है उन्हें, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो सऊदीज़ को फ़ायदा होता है ऑब्वियसली, बेचने वाले को। तो यहाँ पर वो भी एक हद तक जाएंगे। मतलब अगर वो भी देखें ना मामला ख़राब हो रहे हैं तो उनको भी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये किसी तरह से भी सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है तो एक लिमिट तक, एक ख़ास हद तक तो सऊदीज़ इंजॉय करेंगे हायर प्राइसेस। लेकिन जब एक लिमिट से ऊपर जाएगी तो सऊदीज़ भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हायर प्राइसेस की वजह से फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो वो फिर पूरी दुनिया को मुतासिर करती है। और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फिर हायर इंटरेस्ट रेट होंगे, इकॉनमी स्लो डाउन हो जाएगी, रिसेशन आ जाता है। अभी दुनिया एक कोविड के रिसेशन से निकली है। और इसके अलावा जो मार्केट में एक सेंटीमेंट है उसकी वजह से भी एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, और इकॉनमी के लिए अनसर्टेनिटी सबसे बुरी चीज़ है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं एक फ्लक्चुएशन हमें नज़र आ रही है। और जब तक मार्केट को समझ नहीं आता ना कि होने क्या जा रहा है, मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है, मार्केट स्टेबल नहीं होती, इन्वेस्टमेंट की कमी हो जाती है, कंजम्पशन इरेगुलर हो जाती है। इसके अलावा एक और अमेरिका के पास एक वाइल्ड कार्ड कह लें आप, वेनेजुएला के साथ ताल्लुकात। वैसे तो इन पर बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं कि जी आप ज़्यादा सोशलिस्ट हैं, रूस के साथ क्यों आपकी इंक्लिनेशन है। लेकिन ये अमेरिका बहादुर की एक टेंडेंसी हमने देखी है कि वो जिसे कहते हैं ना, अगर 5 दुश्मन है ना तो वो 3 से दुश्मनी करता है भाई एक वक्त, वो 5 से नहीं करता, वो 2 को एज अ बैकअप ऑप्शन रखता है। जैसे नॉर्थ कोरिया से लड़ रहा है और चाइना से लड़ रहा है तो फिर ईरान के साथ नरम हो जाएगा। अब ईरान से लड़ रहा है, चाइना से लड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया से लड़ रहा है तो वेनेजुएला के साथ नरम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपने मुल्क में जो प्रोडक्शन है ऑयल की, उसके साथ साथ एक बैकअप उसे चाहिए। उन्होंने न्यूक्लियर डील के हवाले से ईरान से बातचीत शुरू की, कोशिशें की, नहीं कामयाब हुई। अगर ईरान से बातचीत हो जाती ना इनकी, तो ईरान इनका एक जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट एलाय बन जाता, वहाँ से भी ये तेल वगैरह ले लेते। लेकिन ईरान तो इस वक्त आउट ऑफ इक्वेशन हो चुका है ये गज़ा वाले इशू की वजह से। तो अब ये क्या करेंगे? अब ये वेनेजुएला पर पाबंदियाँ एक बार फिर नरम हो रही हैं
क्योंकि अमेरिका को जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनके साथ साथ और रिजर्व्स का भी इंतज़ाम करना है किसी दूसरे मुल्क से भी। अब वेनेजुएला भी इनके पास एक ऑप्शन है। अब मसला यही है कि ईरान के साथ अगर मामलात एस्केलेट होते हैं तो चीज़ें बहुत बुरी तरह से हाथ से निकल जाएंगी। जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया है कि अगर इजराइल की कोई पॉसिबल स्ट्राइक्स होती हैं और ईरान कोई ऐसा रीजन में मामला एस्केलेट करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वगैरह पे, या अपनी प्रॉक्सीज को ज़्यादा एक्टिव कर देता है, चाइना में भी उनकी फिर उस तरह सप्लाई नहीं जा सकेगी ऑयल की, तो पूरी दुनिया की इकॉनमी मुतासिर हो जाएगी। और इस मामले में जो सऊदीज़ और अरब्स का किरदार होगा वो देखने वाला होगा कि वो किस तरह इसको मैनेज करेंगे, वो किस तरह डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। और रशिया का भी किरदार देखना होगा क्योंकि रशिया भी ओपेक प्लस का मेंबर है, उसकी भी काफ़ी से होती है कितनी सप्लाईज बढ़ाई जाएँ, कितनी कम की जाएँ। तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि अमेरिका के जो दुश्मन हैं जैसे ईरान और रशिया वगैरह, इनके हाथ में काफ़ी कंट्रोल है ग्लोबल इकॉनमी का, जो पहले सिर्फ अमेरिकन्स के पास हुआ करता था। अमेरिकन्स के साथ होते थे सऊदीज़, अब सऊदीज़ हो गए न्यूट्रल, सऊदीज़ दोनों तरफ खेलते हैं। ये बहुत बड़ी गेम चेंज हुई है। अब अमेरिका का ट्रू एलाय मिडल ईस्ट में सिर्फ इजराइल है और उसके इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। अमेरिका इसलिए इतने धड़ल्ले से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, उसको एक डेप्थ प्रोवाइड करता है इजराइल, नहीं तो अमेरिकन की फिर कौन सुनने वाला होगा इस रीजन में। तो इसलिए इजराइल और अमेरिका इस वक्त दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं। और शायद अमेरिका इजराइल को भी ये समझाएगा कि इस मामले को इतना एस्केलेट ना करो कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि हमारे मुल्क में लोग फाके करने पर मजबूर हो जाएं, जैसे 1973 में हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और क्रिटिकल टाइम्स हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप मामलात को 1973 की तरह आगे जाता हुआ देख रहे हैं, जिसमें जो ग्लोबल ऑयल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो 2 से 3 गुना बढ़ सकती हैं, और अगर ये बढ़ गई खुदा न खास्ता तो फिर क्या हाल होगा? क्या ईरान और इजराइल के दरमियान जो मामलात हैं वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन बिल वालें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।